हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो है बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सरसाइज जो है उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और इसमें से हर साल के पेपर में आपको 2 से 4 प्रश्न आपको दिखाई देंगे पेपर में। और बहुत ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसी से रिलेटेड आपका चौथा चैप्टर भी है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ ये छूटे ना, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है आपके लिए। ठीक है, आपका नहीं तो 10 नंबर क्लियर कर देगा ये। आ रहा है बात समझ में? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। तो चलिए, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लेते हैं ताकि हमारा एक्सरसाइज 3.1 आसानी से लग सके। तो चलिए देखिए, ये रहा आपका व्यू। इसमें जो है आपको कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, उसको देखिए। जो ये तीर मारा गया, देखिए ABCDEF, अगर ऐसा रहेगा, इधर से इधर जाना रहेगा, यानी ऐसा वाला जो तीर रहेगा इसको हम लोग पंक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंक्ति, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे रो। ठीक है, और इस तरह से जो है ये वाला जो लाइन है, यानी ऐसे जो खड़ा वाला है जो लाइन, इसको हम लोग स्तंभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्तंभ, यानी कि कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉलम। आया बात समझ में? तो यानी इसमें जो है ऐसे ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये आपका क्या है? कॉलम है। क्या है? कॉलम है। और इसमें ये वाला जो है लाइन, ये सभी क्या है? पंक्ति है, यानी कि रो है। आ रहा है बस समझ में? ये ऊपर से ADGBEHCFI ये आपका स्तंभ है। ABCDEFGHI ऐसे ऐसे जो जा रहा है ये आपका पंक्ति है। अरे बस समझिए, इसमें पंक्ति कौन सा है? AB है, CD है, EF है। और आपसे बोल देगा कि स्तंभ कौन सा है, तो ACE है, BDF है। अरे बस समझ में, इसमें 2 स्तंभ है। स्तंभों की संख्या कितनी है? इसमें 2 है। और पंक्तियों की संख्या 1 2 3 3 है। इसमें कितनी है स्तंभों की संख्या? 3 है। 1 2 3। और पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, अरे बस समझिए, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। और स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3। कितना है? 3 है। आपको तीर बस ध्यान देना है, ऐसे लगा है तो ये स्तंभ है। ठीक है, और ऐसे लगा है, ठीक है, तो ये क्या है? पंक्ति है। ये क्या है? पंक्ति है। ऐसे वाला क्या है? पंक्ति है, यानी ABC पंक्ति में आएगा, DEF ये भी पंक्ति में आएगा, और AD ये स्तंभ आएगा, ये BE स्तंभ है, CF स्तंभ है। ठीक है, स्तंभ को कॉलम कहिए और पंक्ति को रो। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है ना, इसको इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा समझ में। क्यों? क्योंकि स्तंभ और पंक्ति बोलने में आपको लटपटाहट सा होगा, लेकिन रो और कॉलम बोलने में आसानी सा महसूस होगा। आ रहा है बात समझ में? देखिए, इसमें भी है कितना पंक्ति, यानी रो कितना है? 1 2 3। और स्तंभ यानी कि कॉलम कितना है? 1 2 3। कितना है? 3 है। ठीक है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। अब सुनिए, अब यहां पर कोटि का थोड़ा बात करेंगे। क्या करेंगे? कोटि। कोटि क्या होता है? देखिए, ये 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति और ये 2 स्तंभ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसके में जो है 3 पंक्ति होता है, 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। पहले पंक्ति की संख्या, बाद में स्तंभ की संख्या लिखते हैं। ठीक है, फिर इसमें भी क्या लिखेंगे? 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसमें 3 गुणे 3 ये कोटि के रूप में है। ठीक है,
कोटि का मतलब जो है ना, कोटि का मतलब होता है m इंटू एन के रूप में हो, उसी को कोटि बोलते हैं। यानी कि देखिए ये m इंटू एन के रूप में है, यानी m मतलब पंक्ति, m मतलब पंक्ति को दर्शाएगा m, और n जो है स्तंभ को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? स्तंभ को दर्शाएगा। आ रहा बात समझ में? अब इसमें बताइए कितनी कोटि है, तो एक और दो, दो पंक्ति है और तीन स्तंभ है, तो दो पंक्ति और तीन स्तंभ हो गया। आ रहा बात समझ में? और इसमें कोटि कितनी है? एक, दो, तीन, तीन पंक्ति हो गया और एक, दो, तीन, तीन स्तंभ हो गया। ठीक है, यानी m का मान कितना है यहाँ पर? तो m का मान 3 है, और यहाँ पर भी m का मान, n का मान कितना है? 3 है, और यहाँ पर m का मान 2 है, और n का मान कितना है? 2 है, 3 है। ठीक है, यहाँ पर m का मान 3 है और n का मान 3 है। यहाँ पर m का मान कितना है? 3 है, और यहाँ पर n का मान कितना है? तो 2 है। आया बात समझ में? तो पंक्ति, स्तंभ और कोटि समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ अवयव के प्रकार होते हैं, अवयव के कुछ प्रकार होते हैं जिसको हमें देखना है। पहला आता है आपका स्तंभ अवयव। पहला क्या आता है? स्तंभ अवयव। स्तंभ का मतलब ही होता है कि वो खड़ा होगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में? जैसे कोई अगर ऐसे खड़ा कर दिया जाए, ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्तंभ हो गया। ये क्या हो गया? स्तंभ हो गया। यानी कि ये आपकी जो चीजें हैं वो, जैसे बांस को क्या करिए? खड़े कर दीजिए, या फिर कोई पोल है वो क्या है? आपका स्तंभ के रूप में है। यानी कि इसमें केवल एक स्तंभ होता है, केवल एक स्तंभ होता है। ठीक है, स्तंभ होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स है, उसमें जो है ये 1 है, 2 है और 3 है, तो ये आपका क्या हो गया? एक केवल है। यहाँ पर क्या है? केवल एक खड़ा है, ऐसे। या फिर कोई भी एक बी मैट्रिक्स ले लीजिए, उसमें ए, बी, सी, ऐसे एक केवल स्तंभ के रूप में खड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि स्तंभ अवयव। ठीक है, अच्छा, दूसरा बात करते हैं पंक्ति अवयव की। इसमें केवल एक पंक्ति होगी, केवल एक पंक्ति होता है, पंक्ति होता है। जैसे इसमें एक स्तंभ था, देखिए ये एक स्तंभ है ना, ऐसे वाला तीर है, ऐसे वाला तीर है, केवल एक स्तंभ है। वो ऐसे ही इसमें केवल एक पंक्ति होगी। जैसे इसको 1, 2, 3 को ऐसे लेटा दीजिए, 1, 2, 3 ऐसे। देखिए ये खड़ा था ऐसे, और इसको लेटा दिए ऐसे, तो ये क्या बन गया? पंक्ति बन गया। अरे बस समझ में? तो यहाँ पर ये ए बन गया मैट्रिक्स। ऐसे ही बी मैट्रिक्स को भी क्या करिए? लेटा दीजिए। तो ए, यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, ये गलती से लग गया, कॉमा नहीं लगता है, बी और सी, और हमेशा इसको ऐसे घेर के रखेंगे। ठीक है, अरे बस समझ में? तो इसमें कितना स्तंभ है? तो एक स्तंभ है। और पंक्ति का बात करेंगे तो पंक्ति 3 है, स्तंभ 1 है। इसके में भी 3 है और 1 है, तो यही 1 होना चाहिए। स्तंभ क्या होना चाहिए? यानी n का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसमें पंक्ति कितना है? 1 है। लेकिन स्तंभ का बात करें, यानी कि कॉलम का, तो 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है। कितना है? 3 कॉलम है। इसके में भी क्या है? एक पंक्ति है, यानी रो 1 है, और कॉलम 3 है। ठीक है, अरे बात समझे? अब बात करेंगे हम लोग वर्ग अवयव का। वर्ग अवयव का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए अगर हम एक वर्ग बनाए, ठीक है, तो इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। अरे बात समझ में? बात वो अलग है कि ये 90-90 अंश का होता है, उसको अभी ध्यान में नहीं देना है। ये बात समझिए कि वर्ग का मतलब क्या होता है कि चारों भुजा बराबर हो। ठीक है, तो चारों भुजा बराबर हो, यानी कि यहाँ पर चारों भुजा बराबर होने का मतलब ये है कि इसकी कोटि बराबर हो। कोटि क्या हो? बराबर हो। कोटि का मतलब m और n का मान बराबर हो। जैसे a, b, c, d, e, f,
GHI। बताइए, 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, यानी कि m और n का मान क्या है, बराबर है। यहाँ पर क्या है, m और n का मान अगर बराबर हो जाता है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, वर्गाव्यूह है। m और n का मान यानी कि कोटि का मान बराबर हो जाता है तो क्या होता है, वर्गाव्यूह कहलाता है। आ रहा है बात समझ में। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि कोटि का मान यदि बराबर हो तो वह वर्गाव्यूह कहलाता है, वर्गाव्यूह कहलाता है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब देखिए, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, अंक वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ले लिए। तो यहाँ पर कोटि का मान कितना है, 3 गुणे 3 है। आ रहा है बात समझ में। तो ये 3 गुणे 3 क्या हो गया, आपका वर्गाव्यूह हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, चौथा अब आता है विकर्णाव्यूह। विकर्णाव्यूह क्या होता है, देखिए ध्यान से। जो है विकर्ण आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें जो है ना कि सबसे पहले हम आपको एक विकर्ण हम बना करके दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये वर्ग है, इसका विकर्ण क्या होगा, या तो ये विकर्ण होगा या तो ये विकर्ण होगा। एक वर्ग में 2 विकर्ण होंगे। आ रहा है बात समझ में। यानी कहने का मतलब ना ये है कि जो है एक ऐसा अवयव जिसके विकर्ण को छोड़ करके बाकी सब क्या हो, जीरो हो। बाकी सब क्या हो, जीरो। जैसे अगर हम बात करेंगे तो 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखिए, इसके विकर्ण पे 1 2 3 है, बाकी सब क्या है, जीरो है। यानी कहने का मतलब ये है कि विकर्ण आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसके विकर्ण पर कोई ना कोई अंक होगा, कोई ना कोई अंक नहीं, जिसके विकर्ण पर विकर्ण को छोड़ करके बाकी सब क्या हो, जीरो हो। ठीक है, वैसे अगर बी आव्यूह का बात किया जाए तो इसी चीज को हम लोग जैसे इधर से बनाते हैं तो 0 0 2 0 3 0 5 0 0। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। यानी कि ये देखिए, अब इधर से 2 3 5 हो गया। आप कोई सा भी अंक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, विकर्ण वाला जो है मान वो क्या है, कोई संख्या है। बाकी सब क्या है, मतलब ये भी संख्या है, जीरो कोई संख्या है ही। तो 2 3 5 यानी इसको छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं क्या हो गई हैं, जीरो हो गई हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। अरे बस समझे। अब अदिश आव्यूह को देखिए। अदिश आव्यूह क्या होता है, अदिश आव्यूह उस आव्यूह को बोलते हैं जिसके विकर्ण के मान जो होंगे ना वो समान होते हैं। जिसके विकर्ण के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। अच्छा, विकर्ण आव्यूह में एक चीज और बताना भूल गए। अगर एक सी एग्जाम्पल ले लेते हैं तो सी एग्जाम्पल अगर कोई नंबर लिख देता है ना, जैसे 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, तो ये भी क्या होते हैं, विकर्ण आव्यूह होते हैं। केवल 4, अगर मान लीजिए कोई विकर्ण है वो केवल 5 लिखा है, बोलेगा कि क्या विकर्ण आव्यूह है, तो हाँ है। ठीक है, अब देखिए अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसके विकर्ण का मान बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे ए 1 1 और बाकी ये दोनों 0 ले लेते हैं, हो गया। यानी कि विकर्ण का मान जो है 1 1 बराबर है, ये क्या हो गया, 0। वैसे अगर बी का बात करें तो जैसे करणी 2 0 0 0 करणी 2 0 0 करणी 2। देखिए सभी क्या है, मान बराबर है। सी का मान बात करें तो 0 0 1 0 2 0, सॉरी 1 1 ही रहने दें,
1 के जगह पर 4 लिख दीजिए, 4 4, ठीक है, यहाँ पे 4 0 0, यानी कि ये कितना हो गया, 4 4 4, यानी कि ये क्या है भैया, विकर्ण है, और विकर्ण का मान क्या है, बराबर है, यानी कहेंगे कि ये भैया ये अदिश अवयव है। अच्छा, अदिश अवयव और विकर्ण अवयव दोनों सेम सेम दिखाई देते हैं, परंतु जो है इनका मान जो होता है ना सेम होता है। विकर्ण का मान क्या होता है, सेम होता है, बल्कि विकर्ण अवयव में जो है अलग अलग मान होते हैं। अच्छा, विकर्ण अवयव जो है होंगे, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, वैसे ही एक अदिश अवयव में भी ये बात बोल दिया जाता है कि जैसे कि अगर केवल 5 दिया जाए तो ये एक अदिश अवयव भी हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। जैसे 5 है तो 5 को बोल देगा कि क्या ये विकर्ण अवयव है, तो हाँ है। क्या ये एक अदिश अवयव है, तो हाँ है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग इसको बोलेंगे तत्समक अवयव। इसका कहना ये है ना कि जो विकर्ण वाली जो मान है ना उसका मान हमेशा 1 होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए, 0 0 0 होना चाहिए। देखिए विकर्ण जो है वो क्या हो गया, 1 1 1 हो गया। कोई सा भी ले लीजिए विकर्ण, जैसे 0 0 1 0 1 0 0, सॉरी यहाँ पर 1 0 0, यानी कहने का मतलब ये देखिए 1 1 1 ये विकर्ण है, और विकर्ण का मान क्या है, बराबर है। अतः यह क्या होगा, एक सॉरी विकर्ण सभी एक हैं, इसमें भी विकर्ण सभी एक हैं, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी कि तत्समक अवयव बोलेंगे। अब बात करेंगे शून्य अवयव का। शून्य अवयव का मतलब ही होता है कि 0, यानी कि कोई सा भी एलिमेंट 0 के अलावा कुछ ना हो, 0 0 0 0 0 0, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। अगर भी एग्जाम्पल लेते हैं तो 0 0 0 0। अरे बस समझिए, तो ये क्या है, शून्य अवयव है। तो ये सभी कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, तभी आपको एक्सरसाइज 3.1 बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप हमारे वीडियो को देख करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए शुरू से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन, ठीक है, जो 3.1 का है। अभी मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये जो है 3.1 है, तो ये इसके क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से जरूर एक ना एक कोई क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, आप जो है इसको अच्छे से दोहरा लेंगे ना, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।